सोचिए कि एक आम सी रात है। कोई अपने घर के किसी बहुत ही करीबी सदस्य से फोन पर बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन। सही में मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। वो बता रहा है कि बस थोड़ी ही देर में घर पहुंचने वाला है। फोन लाइन के पीछे से हवा चलने की हल्की सी आवाज आ रही है, जूतों के बजरी पर पड़ने की आवाजें आ रही हैं और फिर अचानक से सब चुप। हाँ, एकदम गहरी खामोशी छा जाती है। कोई कॉल करती नहीं है, किसी के चीखने की या रोने की आवाज नहीं आती, बस एक सन्नाटा। और उस सन्नाटे से ठीक 1 सेकंड पहले उस इंसान के मुंह से निकले आखिरी शब्द होते हैं, ओह शिट। बाप रे, देखिए ये खामोशी है ना, इस पूरी घटना का सबसे डरावना हिस्सा है। सही बात है, क्योंकि जब भी हम फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं तो अनजाने में ही दिमाग में एक काफी मजबूत मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का घेरा बन जाता है। हमें लगता है कि जब तक दूसरी तरफ से आवाज आ रही है तब तक सब सेफ है। बिल्कुल, एक कनेक्शन बना रहता है। हाँ, लेकिन जब वो आवाज बिना किसी वार्निंग के, मतलब अचानक सन्नाटे में बदल जाए तो दिमाग तुरंत सबसे बुरे ख्यालों की तरफ भागने लगता है कि आखिर हुआ क्या वहां। और इसी खौफ ने इस घटना को एक ऐसे अनसुलझे रहस्य में बदल दिया है जिसकी आज हम अपनी इस चर्चा में गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। 2008 का ये ब्रेंडन स्वॉनसन का मामला। सही कहा। तो हमारा आज का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस रात क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि कैसे मदद के लिए की गई एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सी कॉल रातों रात एक ऐसे तलिस्मे बदल गई जिसे आज तक कोई भी जांच एजेंसी सुलझा नहीं पाई है। एकदम सही। और आगे बढ़ने के लिए हमें उस रात के साइकोलॉजिकल और जियोग्राफिकल दोनों पहलुओं को डिकोड करना होगा। ये मामला सिर्फ एक लड़के के गायब होने का नहीं है। तो फिर क्या है? ये इस बात का भी एक बड़ा स्टडी है कि हमारा दिमाग मुश्किल हालात में, और खासकर जब चारों तरफ घना अंधेरा हो, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जी। 14 मई 2008 की वो रात थी। मिनेसोटा की बिल्कुल सुनसान सड़कें और एक 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट ब्रेंडन स्वॉनसन। वो अपने किसी दोस्त के घर से पार्टी के बाद वापस लौट रहा था ना? हाँ वही। सड़कें लगभग खाली थी और चारों तरफ बहुत घना अंधेरा था। तभी वो एक गलत मोड़ ले लेता है और उसकी कार सड़क किनारे एक गड्ढे में जाकर फंस जाती है। जी। अब यहाँ मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि उस रात ब्रैंडन ने किसी इमरजेंसी सर्विस या 911 को कॉल करने के बजाय सीधा अपने माता पिता को ही क्यों फोन किया? देखिए, अगर हम उस उम्र और उस पल की मानसिकता को थोड़ा एनालाइज करें ना, तो ये डिसीजन बहुत ही नेचुरल लगता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब 19 साल की उम्र ऐसी होती है जब इंसान को लगता है कि वो खुद हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। जब उसने अपने पेरेंट्स से बात की तो उसकी आवाज में जरा भी पैनिक नहीं था। हाँ, उसने बहुत आराम से कहा कि मैं ठीक हूँ, बस कार फैंस गई है। बिल्कुल। और ये साइकोलॉजिकल स्टेट दिखाती है कि उस मोमेंट तक ब्रैंडन के दिमाग में खतरे का कोई अलार्म बजा ही नहीं था। वो खुद को पूरी तरह सुरक्षित मानकर चल रहा था। ये सिचुएशन तो फिर कुछ वैसी ही हो गई जैसे रात के वक्त अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए। सही एग्जाम्पल है। मतलब थोड़ी झुंझलाहट होती है, लगता है कि यार अब टाइम वेस्ट होगा, पर जान का कोई खतरा महसूस नहीं होता उस वक्त। इंसान यही सोचता है कि चलो स्टेपनी बदलते हैं और आगे निकलते हैं। एकदम ठीक। और इसके अलावा 911 को ना बुलाने के पीछे कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी तो हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो वो आकर 1000 सवाल करेंगे, खासतौर पर तब जब कोई जवान लड़का रात को किसी पार्टी से लौट रहा हो। हाँ वो तो है, कोई फंसना थोड़ी जाएगा। और दूसरी बात, किसी टो ट्रक को बुलाने का मतलब है अच्छा खासा पैसा खर्च होना। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को बुलाना सबसे सेफ, फ्री और आसान ऑप्शन लगता है। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। और क्योंकि बेटे की आवाज में कोई पैनिक नहीं था तो माता पिता भी बिना किसी खास घबराहट के तुरंत अपनी कार निकालकर उसे लेने चल पड़े। पर असली प्रॉब्लम तो तभी शुरू हुई ना जब ब्रैंडन अपनी ठीक लोकेशन बता ही नहीं पाया। हाँ, उसे लग रहा था कि वो लिंड नाम के एक शहर के पास है और उसके पेरेंट्स उसी इलाके में उसे ढूंढने लगे थे। इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा मिनेसोटा के उस इलाके की ज्योग्राफी को देखना होगा। वहाँ का लैंडस्केप कैसा है? शहर से बाहर निकलते ही ना वहाँ की सड़कें बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, एकदम किसी ग्रिड सिस्टम की तरह। और उन सड़कों के दोनों तरफ मीलों तक फैले हुए सिर्फ खेत ही खेत होते हैं। बाप रे, मतलब अंधेरे में तो सब कुछ एक जैसा ही दिखता होगा। वही तो सबसे बड़ा धोखा होता है। रात के अंधेरे में वहां कोई लैंडमार्क नहीं होता है। एक गलत मोड़ किसी को भी मेन रोड से हटाकर ऐसी बजरी वाली सड़कों पर ले जा सकता है जहां दूर दूर तक कोई बड़ा पेड़ या घर कुछ भी नहीं दिखता। इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कोई इंसान एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में किसी ट्रेडमिल पर चल रहा हो। हाँ, बहुत सही एनालॉजी है ये। दिमाग ये समझ ही नहीं पाता कि वो असल में जा कहाँ रहा है।
उसके पेरेंट्स और वो फोन पर एक दूसरे के साथ थे, लगातार बात कर रहे थे, फिर भी वो एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रहे थे। इसे हमारी भाषा में स्पेशल डिसोरिएंटेशन कहते हैं और इसके पीछे का साइंस काफी दिलचस्प है। अच्छा, कैसे काम करता है ये? देखिए, हमारा दिमाग दिशा और दूरी का अंदाजा लगाने के लिए हमेशा आसपास की चीजों पर निर्भर करता है, पर जब हर तरफ सिर्फ घुप अंधेरा हो और आसमान में रोशनी का कोई स्रोत ना हो तो आंखों को कोई एंकर पॉइंट मिलता ही नहीं है। तो दिमाग एक तरह से कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल, ऐसे में इंसान को लगता है कि वो सीधे चल रहा है, पर रियलिटी में वो पूरी तरह रास्ता भटक चुका होता है। और इसी कंफ्यूजन के बीच ब्रैंडन ने अपने माता पिता से कहा कि उसे दूर कुछ रोशनियां दिख रही हैं, और उसने ये डिसाइड किया कि वो पैदल ही उस रोशनी की तरफ, यानी में सड़क तक चला जाएगा। जब कोई भी अंधेरे में खोया होता है ना, तो दूर जलती हुई एक छोटी सी रोशनी भी उसके लिए मैग्नेट की तरह काम करती है। वो उसी तरफ खींचा चला जाता है। हाँ, एक उम्मीद सी जाग जाती है। हाँ। पर यहाँ दिमाग एक बहुत बड़ा धोखा खाता है। ऐसे खुले मैदानी इलाकों में जहाँ बीच में कोई रुकावट ना हो, वहाँ एक छोटी सी लाइट भी कई मील दूर से बिल्कुल साफ दिख सकती है। ओह, तो ब्रैंडन को लगा होगा कि वो रोशनी बस कुछ ही आगे है। हाँ, उसे लगा होगा कि बस 10 मिनट का रास्ता है, पर असल में वो मीलों दूर थी। लेकिन इन सब के बीच में एक बात जो मेरा ध्यान बार बार खींचती है, वो ये कि उस लड़के ने फोन कट नहीं किया। वो पैदल चल रहा था। चाहता तो फोन रखकर बैटरी बचा सकता था, पर उसने कॉल ऑन रखी। ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब लगता है, पर अंधेरे और अकेलेपन में ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सहारा होता है। मतलब एक तरह का कंफर्ट। बिल्कुल। जब हम किसी सुनसान जगह अकेले होते हैं और देखने के लिए कुछ नहीं होता, तो हमारी सुनने की शक्ति ही हमारी पूरी दुनिया बन जाती है। वो फोन पर आती पेरेंट्स की आवाज उसके लिए सिर्फ बात करने का जरिया नहीं थी, वो एक ऑडियो लाइफलाइन बन चुकी थी। सही पकड़ा। जब तक वो बात कर रहा था, उसका दिमाग ये मानकर चल रहा था कि वो अकेला नहीं है। एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट थी उसके पास। अब चलिए कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। हाँ, वो आखिरी वक्त। पेरेंट्स अपनी गाड़ी में उसको ढूंढ रहे हैं, कार की लाइट्स जला बुझा रहे हैं आकि शायद उसे कुछ दिख जाए, और ब्रैंडन वहाँ खेतों के बीच ऊंची नीची जमीन पर पैदल चल रहा है। ये पूरी बातचीत करीब 47 मिनट तक चलती है। 47 मिनट अंधेरे में चलना बहुत लंबा वक्त होता है। फोन से आवाजें आ रही हैं, कभी तेज हवा चलने की, तो कभी उसके जूतों की खड़खड़ाहट। और इस दौरान देखिए, दिमागी और शारीरिक थकान दोनों अपने पीक पर पहुंचने लगती हैं। वो बार बार उम्मीद और निराशा के बीच झूल रहा होगा। हाँ, उसने बीच में कहा भी था ना कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें देखा, रुको, शायद नहीं। ये क्लियर निशानी है कि उसका दिमाग थक चुका था। अंधेरे में थका हुआ दिमाग हर किसी रोशनी को मदद समझने का भ्रम पैदा करता है। पर रुको, 1 मिनट। जब हम ये सब सुनते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली किसी बहुत बड़े रहस्य की तरफ दौड़ने लगता है। नेचुरल है। पर क्या इसका कोई बहुत ही आम सा कारण नहीं हो सकता? जैसे क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अंधेरे में चलते चलते बस किसी गहरे गड्ढे में गिर गया हो और उसी झटके से फोन हाथ से छूट गया हो और बैटरी निकल गई हो? जांच शुरू होते ही पुलिस की भी सबसे पहली थ्योरी यही थी, लेकिन जब हम इसके टेक्निकल और ह्यूमन दोनों पहलुओं को साथ रखकर देखते हैं तो ये थ्योरी बिल्कुल फेल हो जाती है। अच्छा, क्यों? देखिए, अगर कोई अचानक किसी गड्ढे में गिरता है तो बॉडी का एक नेचुरल रिएक्शन होता है। वो अपना बैलेंस खोता है, हाथ पैर मारता है। हाँ, घबराहट में कुछ तो आवाज निकलेगी। बिल्कुल, उसके मुंह से चीख या कराहने की आवाज जरूर आएगी। और फोन के जमीन या पत्थर पर गिरने की आवाज भी तो आनी चाहिए। 2008 के उस दौर में जो फोन होते थे वो काफी भारी और मजबूत होते थे, गिरते तो एक तेज आवाज आती। वही तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है ना, फोन के माइक्रोफोन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। पर पेरेंट्स ने जो बताया उस हिसाब से उस आखिरी शब्द ओ शिट के बाद कोई चीख नहीं थी, कोई पत्ते सरसराने की आवाज, कुछ भी नहीं। फोन गिरने की भी कोई आवाज नहीं आई। और इस सब में सबसे जरूरी बात यह है कि कॉल तुरंत कट नहीं हुई थी। वेट, सच में? हाँ, वो कॉल कुछ देर तक ऑन थी और उस दौरान सिर्फ एक गहरी सुन कर देने वाली खामोशी छाई हुई थी। अगर बैटरी निकल जाती तो कॉल उसी नैनोसेकंड में कट जाती ना, पर ऐसा नहीं हुआ। बाप रे! तो अगर वो गिरा नहीं था और फोन भी नहीं टूटा था तो उसने अचानक से वो शब्द क्यों कहे? इस पर लैंग्वेज एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि बिना किसी दर्द या चीख के अचानक इस तरह का शब्द बोलना एक विजुअल शॉक को दर्शाता है। विजुअल शॉक मतलब उसने कुछ ऐसा देख लिया था?
बिल्कुल, ये तब होता है जब इंसान अचानक से अपने एकदम सामने कोई ऐसी चीज देख लेता है जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की होती। अगर आप फिसलते हैं तो मुंह से उफ या अरे जैसी आवाज निकलती है, लेकिन ओ शिट किसी खतरे को अचानक आमने सामने देखकर निकलने वाला एक प्योर रिफ्लेक्स रिएक्शन है। मतलब दिमाग को प्रोसेस करने का वक्त ही नहीं मिलता। सही, बस मुंह से सीधा वो एक्सप्रेशन निकल जाता है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस गहरे सन्नाटे के बाद उनके पेरेंट्स की जो हालत ली होगी उसकी तो मैं बस कल्पना ही कर सकती हूँ। वो तो एक नाइटमेयर जैसा होगा। बार बार फोन मिलाना, कोई जवाब ना मिलना और आखिरकार थक आकर पुलिस को बुलाना, और फिर उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा सर्च ऑपरेशन जो सच कहूँ तो आज तक खत्म नहीं हुआ है। सही बात है। और जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ी, कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने इस पूरे केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। सबसे पहले तो उनको ब्रैंडन की कार मिली थी। हाँ, वो कार एक छोटे से गड्ढे में ही फंसी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने बताया था। और फिर पुलिस ने सेल फोन टावर के डेटा का इस्तेमाल किया होगा उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए, है ना? किया तो था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की भी कुछ लिमिट होती है, खास करके गांव देहात के इलाकों में। ऐसा क्यों? सिग्नल तो मिलना चाहिए। देखिए, शहर में हर थोड़ी दूर पर सेल टावर्स होते हैं जिससे किसी भी फोन की लोकेशन बहुत एक्यूरेटली ट्रायंगुलेट की जा सकती है। हाँ, वहाँ तो आसान होता है। लेकिन मिनेसोटा के उस रूरल इलाके में टावर्स एक दूसरे से मीलों दूर थे। जब पुलिस ने ब्रैंडन के फोन का आखिरी पिंग निकाला तो उन्हें पता चला कि वो लिंच शहर के पास था ही नहीं। तो फिर वो कहाँ था? वो अपनी बताई गई जगह से लगभग 25 मील दूर था। महीनों की लंबी तलाश, स्निफर डॉग्स, हेलीकॉप्टर्स सब लगाए गए, पर जब कुछ हाथ नहीं लगा तो लोगों ने अपने आप ही अलग अलग थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। वो तो होता ही है, जब कोई ठोस जवाब ना मिले तो थ्योरीज ही बनती हैं। उनमें से जो सबसे पहली और कॉमन थ्योरी है वो है किसी एक्सीडेंट की, खास तौर पर पानी में डूबने की, क्योंकि जिस इलाके में फोन का लास्ट सिग्नल मिला था वहां पास ही में येलो मेडिसिन नाम की एक नदी बहती है। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लगती है। अंधेरे में खेत में चलते हुए अचानक किसी नदी का किनारा न दिखना बहुत आम बात है। हाँ, कोई भी गिर सकता है वहाँ। और इस थ्योरी में सबसे बड़ी फ्लॉ ये है कि नदी में डूबने वाले इंसान का शरीर कभी न कभी तो पानी के ऊपर आता ही है ना। वो तो है। गोताखोरों ने उस नदी को कई बार पूरी तरह से छाना। कुत्तों ने नदी के पास शुरू में कुछ सूंघा भी था, लेकिन फिर वो निशान अचानक से गायब हो गए। मतलब कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। और एक और बड़ी बात, अगर वो रात के वक्त इतने ठंडे पानी में गिरता तो बॉडी का एक कोल्ड शॉक रिस्पॉन्स होता है। इंसान घबराहट में बहुत जोर से हांफता है, सांस खींचना शुरू करता है। पर फोन पर तो ऐसी कोई हांफने की आवाज नहीं आई थी। एग्जैक्टली। उसका फोन, उसके कपड़े, वहां आसपास कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद एक और थियोरी आती है सामने जो ठंड और हाइपोथर्मिया से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं कि मिनेसोटा में रात के वक्त टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरता है। ये भी काफी वैलिड पॉइंट है। जब बॉडी का टेम्परेचर अचानक तेजी से गिरता है, जिसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, तो इंसान का दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है। अच्छा, बॉडी ऐसे में कैसे रिएक्ट करती है? खून दिमाग तक पहुंचने के बजाय बॉडी के मेन ऑर्गन्स को गर्म रखने में लग जाता है। इससे इंसान के अंदर एक बहुत गहरा कंफ्यूजन पैदा होता है। वो अजीब और तर्कहीन यानी बिना लॉजिक वाले फैसले लेने लगता है। तो हो सकता है कि ब्रैंडन वहां चलते चलते थक गया हो और ठंड की वजह से बेहोश होकर कहीं गिर गया हो। पॉसिबिलिटी तो है, पर फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है कि अगर ऐसा हुआ तो बॉडी कहाँ है? बिल्कुल, खुले मैदानों में किसी इंसान का शरीर ऐसे हवा में तो गायब नहीं हो सकता ना। और यहीं से पैदा होती है वो तीसरी थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जिसका शायद कोई ठोस लॉजिक नहीं है, पर सच्ची बताऊं तो ये सबसे ज्यादा डराती है। आप उस अननोन खतरे की बात कर रही हैं ना? हाँ, कोई ऐसा अनजाना खतरा जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। क्या वो कोई जंगली जानवर था या फिर कोई दूसरा इंसान जो उस रात उसी सुनसान इलाके में घूम रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। कार का ठीक उसी हालत में मिलना और इंसान का बिना कोई एक छोटा सा सुराग छोड़े ऐसे गायब हो जाना, ये पूरी इंसिडेंट को एक ऐसी पजल बना देता है जिसका आखिरी टुकड़ा हमेशा के लिए कहीं खो गया है। सही बात है। और जब इन सभी थ्योरीज को हम एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो ये समझ आता है कि ये घटना दिमाग को इतना ज्यादा परेशान क्यों करती है। क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा से एक आदत का शिकार है। वो कॉज और इफेक्ट के बीच एक सीधा लॉजिक ढूंढना चाहता है। बिल्कुल, कि अगर आग लगी है तो धुआं तो होना चाहिए। सही कहा। जब हमारे पास इतना सारा शुरुआती डेटा हो, जैसे कार की लोकेशन, फोन का लास्ट आवर पिंग
उस रात का ठीक ठीक मौसम, यहाँ तक कि उस आखिरी कॉन्वर्जेशन का टाइम और ऑडियो रिकॉर्ड भी, तो दिमाग उम्मीद करता है कि नतीजा तो सामने आना ही चाहिए। लेकिन इस केस में इतना सब कुछ होने के बावजूद नतीजा बस एक बड़ा सा जीरो है। वही सबसे ज्यादा हॉन्टिंग पार्ट है इस कहानी का। तो इस पूरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो पूरी घटना किसी का भी दिल दहला सकती है। एक जवान लड़के का अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताकर घर लौटना, रास्ते में एक काफी ऑर्डिनरी सी प्रॉब्लम आना, अपनों को मदद के लिए कॉल करना और फिर बस एक खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो आज इतने सालों बाद भी उसके माता पिता के कानों में पूरी रात गूंजती होगी। हाँ, वो आज भी हर रोज यही सोचते होंगे कि उस 47 मिनट की इतनी लंबी और आम बातचीत के बाद उस एक सेकंड में ऐसा क्या बदल गया था। आखिर वो कौन सा मंजर था जो ब्रैंडन ने ठीक अपने सामने देख लिया था। मेरे मन में एक ऐसी बात आ रही है जो भले इस घटना से डायरेक्ट ना जुड़ी हो, पर इससे इंस्पायर जरूर हुई है। क्या बात है वो? आजकल की जिंदगी को ही देख लीजिए। हमने टेक्निक और इन स्मार्टफोन्स को अपनी सेफ्टी का सबसे बड़ा शील्ड, एक बहुत मजबूत कवच मान लिया है। हाँ, हम सब इसी गलतफहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि जब तक फोन हमारे हाथ में है, बैटरी पूरी फुल है, सिग्नल्स ठीक आ रहे हैं और लाइन के दूसरी तरफ कोई हमारी आवाज सुन रहा है, तो हम किसी भी संकट से पूरी तरह सुरक्षित है। तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रखी है ना, ये काफी खतरनाक है। ये एक ऐसा भ्रम है जो इंसान को यकीन दिला देता है कि ये डिवाइस उसे बाहरी दुनिया के हर डर और खतरे से बचा ही लेगा। पर असल सच्चाई ये है कि दुनिया की कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी हमें उन अदृश्य खतरों से नहीं बचा सकती जो रात के उस घुप अंधेरे में, उस सन्नाटे में छिपे होते हैं। सही बात है। अगर कोई अनजाना खतरा एकदम से बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाए तो वो महंगा फोन किसी लोहे की ढाल में थोड़ी बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं बदलेगा। और ऐसे हेल्पलेस वक्त में फोन के दूसरी तरफ मौजूद वो इंसान जो आपको शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो अपनी जान देकर भी आपको बचाना चाहता है, वो भी पूरी तरह से बेबस हो जाता है। उसके हाथ में भी कुछ नहीं होता। वो हाँ, बचाने वाले के बजाय सिर्फ और सिर्फ उस आखिरी खामोशी को सुनने वाला एक गवाह बनकर रह जाता है, जिंदगी भर के लिए। टेक्नोलॉजी हमें भले ही मीलों दूर बैठे अपने लोगों से जोड़ दे, पर जब बात फिजिकली खुद को बचाने की आती है, तब अंधेरे के अपने अलग ही नियम होते हैं। उन्हें कोई फोन नहीं तोड़ सकता। और इसी एक आखिरी और थोड़े डरावने विचार के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों से बस यही कहना है, अगली बार जब कभी आप रात के उस घने अंधेरे में रास्ते भटक जाएं, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा हो और अचानक ऐसा महसूस हो कि आसपास कोई है, तो ये मत सोचना कि हाथ में चल रहा फोन आपको बचा ही लेगा, क्योंकि शायद सच में वहां कोई हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अनसुने सच और अधूरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।